Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अमोनिया पॉल्यूशन से, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में था ये अमोनिया पॉल्यूशन? क्योंकि रिसेंटली एक गैस लीक हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि यूपी में है, वहाँ पे अमोनिया का गैस लीक हो गया, तो इसके लिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो हमें इससे टेक अवे ये लेना है कि हम अमोनिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके एमिशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अमोनिया बेसिकली क्या है? एक कलरलेस और हाईली रिएक्टिव गैस है, और ये सॉल्यूबल एल्कलाइन गैस है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एंड सॉल्यूबल एल्कलाइन गैस है, ठीक है। कहाँ स्टोर होती है? हाई प्रेशर्स पे इसको स्टोर किया जाता है और लो टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में ये होती है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एमिशंस कहाँ से ये निकल सकती है? तो अमोनिया कहाँ से निकलेगी? जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वहाँ से निकल जाएगी, है ना। और अपना जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर हो गया, है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस हो गई, इन सब में। तो यही बेसिकली लार्जेस्ट सोर्स भी है अमोनिया के एमिशन के लिए, ठीक है। अदर सोर्सेज की बात करें तो भाई व्हीकल से भी निकलती है, ऑब्वियसली व्हीकलर पॉल्यूशन से भी निकलती है, इंडस्ट्री के जो चिमनीज होती है उनसे भी निकलती है, सॉयल से भी निकलती है, डिकम्पोजिशन जब होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का तो भी निकलती है, फॉरेस्ट फायर से निकलती है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट से निकलती है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, और ये सब जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो वो भी इसको कहाँ कन्वर्ट करते हैं? वो भी इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से भी रिलीज़ होती है। और नॉक्स में भी नॉक्स मतलब नाइट्राइड्स में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे से भी अमोनिया निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया अमोनिया के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन जो है, पहले तो देख लेते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर का क्या मतलब है? घर के अंदर का पोल्यूशन, ठीक है। तो घर के अंदर जो आपके पोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर मतलब बाहर जो पोल्यूशन है, इंडोर मतलब जो घर के अंदर है, ठीक है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आते हैं? तो सबसे पहले तो एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं। डीजल एग्जॉस्ट हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, है ना, प्लांट मैटर हो गया, हेयर, पॉलन, ये सब क्या है? ये सब एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं। और कौन से हैं? कुकिंग ऑर्डर्स हो गए, मान लो एलपीजी की आपकी लीक हो रही है तो वो भी एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और बाकी सिगरेट विगरेट अगर आप पीते हो घर के अंदर तो भी उससे जो स्मोक निकलता है, टार निकलता है, वो सब भी एयर पोल्यूशन है, इंडोर एयर पोल्यूशन। वीओसीज हो गए, पेंट की स्मेल हो गई, पेंट से जो वोलेटाइल मैटर निकलता है ना, वो सब हो गया। ग्लू हो गया, वार्निशेस हो गए, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, वहाँ से भी निकलता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, ये सब जो है, ये सब क्या क्या करते हैं? इंडोर एयर पोल्यूशन के पार्ट्स हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये सब कभी कभार ऐसे पूछ लेगा, इंडोर एयर पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मान लो आपको दे देता है बैक्टीरिया, यीस्ट, तो आप सोचो कि यार ये कहाँ इंडोर एयर पोल्यूशन करेंगे, है ना। बट ये ध्यान रखना कि दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? तो पहला है उन्नत चूल्हा अभियान। उन्नत चूल्हा अभियान बेसिकली क्या है? बायोमास जो कुक स्टोव होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए उन्नत चूल्हा अभियान है। चूल्हा मतलब क्या होता है? कुकिंग स्टोव होता है ना। तो जैसे लोग जनरली क्या करते हैं, लकड़ी जला के, है ना, उसमें काउडंग जला के, तो ये सब जला के कुकिंग करते हैं, आप देखोगे बहुत ही रिमोट विलेजेस में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्नत चूल्हा अभियान लाया गया है, ठीक है। और एक और आया है जो कि बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हम क्या करते हैं? एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं बीपीएल फैमिलीज़ को, ठीक है। उसके बाद एक आया है रेस क्या है? रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? EESL और US8 का। तो ये याद रखना, दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक तो इंडोर एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करता है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा किसके बीच में कोलैबोरेशन है? EESL जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, एंड US8, इनके बीच में ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। सितंबर 2010 में बेसिकली यूएन जो है उसने ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव्स लॉन्च किया था। ये क्या है? एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लाएगा स्पेशलिटी के अक्रॉस, ताकि इंडोर पॉल्यूशन को कम किया जा सके, ठीक है। तो याद रखना कि यूएन फाउंडेशन ने ये लॉन्च किया, क्या? ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव्स, ठीक है।
अब प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना कि ओशियंस में इतना ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो पढ़ लेते हैं मैं प्लास्टिक के बारे में। तो पहले तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, जो 5 mm से जिसकी कम थिकनेस होती है। नैनो प्लास्टिक क्या होता है, जिसकी 100 mm से कम होती है। और माइक्रो बीड्स भी एक होता है जिसमें जो सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं वो 1 mm से कम होते हैं। बेसिकली इसे 5 mm से कम हो तो भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बट बेसिक डेफिनेशन क्या है कि 1 mm से कम होगा तो हम उसको माइक्रो बीड्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दो चीज़ें हैं, एक है माइक्रो बीड्स जो कि 1 mm से कम है, और एक है माइक्रो प्लास्टिक जो 5 mm से कम है, ठीक है। अब इंडिया के हम एफर्ट्स देख लेते हैं कि मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है मारपोल। मारपोल नाम से ही पता चल रहा है, इन दोनों को सेपरेट करो। मार मतलब मरीन, पोल मतलब पॉल्यूशन। तो मरीन पॉल्यूशन को ये बेसिकली एड्रेस करता है क्या, मारपोल कन्वेंशन, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, हाँ है ना। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। तो शिप्स जो पॉल्यूशन करती हैं सी में जाके, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये है अपना क्या, मरीन पॉल्यूशन मतलब मारपोल ये कन्वेंशन है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन इज ऑल्सो डेल्ट विद बाय मर्चेंट शिपिंग रूल्स अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है इंडिया का, है ना, उसमें ये मरीन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोविजंस है ना। तो इंडिया के ये स्टेप्स हैं। Government has announced a number of steps to phase out single-use plastics with eventual goal of stopping the usage to reduce the country plastic footprint under the Plastic Waste Management Rules of 2018, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल्स हैं 2018 में, उसमें गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरा बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप बोल सकते हो कि ग्राउंड वाटर यूज़ होता है इंडिया में। लगभग 25% जो ग्लोबल ग्राउंड वाटर का यूज़ है वो इंडिया में होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो 90% जो है वो एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्ट करता है ग्राउंड वाटर, और बाकी जो 10% है वो ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक और बाकी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स कहाँ हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, एग्रीकल्चर वाले स्टेट्स हैं देखो। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये सब जितने भी एक्सट्रीम ये एक्सट्रैक्शन वाले हैं वो सारे एग्रीकल्चर वाले हैं। ऑब्वियसली 90% तो एग्रीकल्चर की वजह से ही कंट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो कभी भी ना आए तो इतना दिमाग लगा लेना कि 90% जो है वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो होता है वो एग्रीकल्चर करता है। तो एग्रीकल्चर वाले स्टेट्स ही होंगे जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हम अथॉरिटीज़ देखते हैं। तो पहली है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो किसके अंदर बनी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, ये इंश्योर करती है कि वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो, उसको कंजर्व कैसे करें। तो यही सब बेसिक चीज़ें ये कंट्रोल करती है। फिर दूसरा है सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है। ध्यान रखना ये किसी के अंडर नहीं है। ये भी पूछ लेते हैं कि इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो अंडर नहीं है, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभार ऑप्शन में ना, तो ये याद रखना, अच्छे से पढ़ा करो। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, एक अटैच्ड ऑफिस है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है। देखो अब देखो वाटर कमीशन है तो क्या करेगा, वही कंजर्व करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा हो, सस्टेनेबल यूज़ हो रहा हो, है ना। कोऑर्डिनेट करेगा, स्कीम्स लाएगा, प्रोविजंस बनाएगा कि भाई वाटर जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो यही सब है, जितनी भी वाटर से रिलेटेड बॉडी है सबका यही काम होगा। और क्या करेगा, वाटर से रिलेटेड बॉडी है ना, यही सब करेगा। तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एक आया है इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंडिया किसने लॉन्च किया ये वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो अब ये देखो वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन, अब नाम से देखो क्या समझ में आ रहा है, वाटर के रिसोर्स की इंफॉर्मेशन बताएगा ये, ठीक है। जहाँ जहाँ वाटर है, कितना एक्सप्लॉइट हो रहा है, कितना अवेलेबल है, ये सब जो है वो इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पहली बात तो ये याद रखना है, वाटर से रिलेटेड है तो जल मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। करेगा क्या ये पोर्टल बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, कि रेनफॉल कितना हो रहा है, किस रीजन में कितना आने वाला है, डिस्चार्ज रिवर का कितना है, कितनी वाटर बॉडी है, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है ना, रिजर्वायर में कितना पानी पड़ा है, एवापोर ट्रांसपोर्टेशन कितना हो रहा है, मतलब दुनिया भर का जितना डेटा है पानी से रिलेटेड सब इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको लॉन्च जो किया था वो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्लास्टिक मैनेजमेंट जो रूल्स हैं 2016 वाले उनको भी हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स जो हैं उसमें क्या क्या प्रोविजंस है।
तो पहला तो इसमें मिनिमम थिकनेस डिफाइंड है कि 50 माइक्रोन के प्लास्टिक बैग मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए, 50 माइक्रोन, ठीक है, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर पाएँ। तो 50 माइक्रोन कम से कम उसका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, थिकनेस। इससे क्या होगा, देखो ज़्यादा थिकनेस वाला अगर प्लास्टिक बैग होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होगा तो जो आप दुकान पे जाते हो ना, ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो, तो आपके पास पन्नी होती नहीं तो आप मांग लेते हो, है ना, तो वो अब आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो महंगी होगी। तो लोग क्यों मतलब ज़बरदस्ती अपना पैसा खर्चा करेंगे इस चीज़ में, है ना। तो ये मिनिमम थिकनेस डिफाइन करता है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, लोकल बॉडीज़ जैसे मतलब रूरल एरियाज़ में जो ग्राम सभा हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको डिक्रीज़ कर सकें। क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में अब रूरल एरियाज़ में भी अब ये प्लास्टिक पॉल्यूशन पहुंच गया, ठीक है। तो वहाँ पे किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वहाँ पे ग्राम सभा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स आर टू कीप अ रिकॉर्ड, जो भी ये प्रोड्यूसर्स हैं प्लास्टिक के, उनको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उन्होंने वेंडर को कितना रॉ मटेरियल दिया है, उन्होंने कहाँ यूज़ किया है ना, ताकि ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम की जा सके, ठीक है। उसके बाद वेस्ट जो जनरेटर है, जो वेस्ट को जनरेट कर रहा है, जो ये प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिफाइंड है। जितने भी इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स हैं प्लास्टिक वेस्ट के, ठीक है, उनको उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, है ना, वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा एज़ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और जो जो भी इसका प्रोसेसिंग का पूरा तरीका है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ऑथराइज्ड जो वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ हैं वहीं पे वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जनरेट हुआ तो जाके अपन ने क्या किया कि बगल वाली रिवर में जाके डंप कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एंड ट्रेलर्स। तो रिटेलर्स, अब रिटेलर्स और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, ये जो आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो या आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हो गए ना, तो वहाँ पे जो प्लास्टिक बैग्स आपको मिल जाते हैं ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिफ़ाइन की गई कि भाई वहाँ पे अब ये लोग आपको कोई प्लास्टिक बैग नहीं देंगे, है ना। और सिर्फ जो रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, वही दे सकते हैं। वो भी तब दे सकते हैं जब वो एक रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करेंगे लोकल बॉडीज़ में, ताकि उनको अलाउ किया जा सके कि वो प्लास्टिक बैग्स को दे सकें। समझ में आ रहा है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर है कि भाई कोई भी अगर पकड़ा गया, मान लो अगर उसने रजिस्टर नहीं किया और वो पकड़ा गया, है ना, छापे में, तो लंबी पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, ये जो प्लास्टिक है उसका उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। भाई जो वेस्ट प्लास्टिक जनरेट हो रहा है ना, उसको रोड्स बनाने में यूज़ करो, है ना। आजकल तो प्लास्टिक की रोड भी बनने लगी हैं। तो क्या होता है उसमें बेसिकली जो बिटुमेन और ये सीमेंट यूज़ होता है, उसके साथ प्लास्टिक को भी मिक्स किया जाता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्लास्टिक की रोड्स बन जाती हैं और एक्चुअली सही मतलब अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि पानी वानी आता है ना, तो पानी प्लास्टिक को ख़राब नहीं कर पाता है ना। तो जो गड्ढे वगैरह हो जाते हैं रोड में, वो भी इससे प्रिवेंट हो जाते हैं, है ना। एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ओनर। जो इस प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है और ओन कर रहा है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है उसको फेज़ आउट करेंगे, सच दैट आर नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन एनर्जी रिकवरेबल और हैव अल्टरनेटिव यूज़। तो जिसका इनका अगर अल्टरनेटिव यूज़ है तो उनको हम अल्टरनेटिव यूज़ में लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो होता क्या है। सबसे पहली बात, बायोमेडिकल क्या है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो वेस्ट निकलता है, मतलब जैसे मान लो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है ना, तो जो हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है ना, सीरिंजेस होते हैं, यूज्ड इंजेक्शंस होते हैं, है ना। और मान लो आप ब्लड डोनेट करने गए तो जितना भी कॉटन वगैरह निकलता है ना, तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट। तो आजकल जैसे मान लो यूज्ड पीपीई किट्स हो गई, है ना, तो ये सब जो है ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। तो ये जो है वो डेंजरस है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, तो जो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जो आपको फॉलो करने लेते हैं। तो जैसे ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, है ना, नीडल्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, है ना, तो ये सब जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या रूल्स में क्या क्या बोला गया कि भाई आपको डिस्पोज करने से पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे इंडस्ट्रीज़ वेस्ट डिस्चार्ज करती हैं तो उनको वेस्ट डिस्चार्ज करने से पहले उसको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तभी वो डिस्चार्ज कर सकती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, पहले प्री ट्रीटमेंट होगा उसको मतलब जैसे प्री ट्रीटमेंट का समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई कोरोना का इक्विपमेंट है ना, कोरोना का सीरिंज है, तो पहले भले ही वो यूज़ हो चुका है उसको आप सैनिटाइज़ करो, उसको आप डिसइंफेक्ट करो, है ना। तो डिसइंफेक्टिंग यूनिट में जाता है पहले वो, है ना, फिर वहाँ पे उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर जाके आप डिस्पोज करो उसको, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम प्री ट्रीटमेंट।
फिर सेग्रीगेट करो, बेटर सेग्रीगेशन होना चाहिए कि भाई सिरिंजेस इसमें जा रहे हैं, कोई वेट चीज़ है तो इसमें जा रही है, कोई ड्राई चीज़ है तो इसमें जा रही है ना, कॉटन इसमें जा रही है, इस टाइप से आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद स्टोरेज ऑफ वेस्ट, स्टोरेज भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप ऐसा तो नहीं है आपने एक इंजेक्शन लगाया निकला और आपने बाहर फेंक दिया, ऐसा तो है नहीं। एक साथ आप कहीं स्टोर करोगे पहले उसको, है ना, फिर जाके उसको डिस्पोज ऑफ करोगे। तो वो जो स्टोरेज रूम है उसकी चीज़ें डिफाइंड हैं कि भाई वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया और फंगी ग्रो ना करें, है ना, और प्रॉपर होना चाहिए बेसिकली वो स्टोरेज रूम, ठीक है। तो वो वहाँ वो है स्टोरेज ऑफ वेस्ट से रिगार्डिंग। उसके बाद हम सारे हेल्थ वर्कर्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे और उनको इम्यूनाइज़ करेंगे ताकि उनको बेसिकली डिसीज़ वगैरह ना लगें, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल क्या है, कैसे आप डिस्पोज करोगे, तो सबसे पहले डिस्पोज करने से पहले आप सबसे पहले सेग्रीगेट करोगे। सेग्रीगेट कैसे करोगे, येलो रेड वाइट और ब्लू बैग्स में आप उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिस्पोज करो। फिर आगे है कि रेगुलर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग मतलब आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भाई आज इतना वेस्ट निकला हमारा, है ना, हमने इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया, ये सब आपको पूरा क्या है, ये सब पूरा डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो रजिस्टर है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा और डेली वीकली उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना एक्टिविटी हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, कितना निकल रहा है, और आप ये इंश्योर करोगे कि वो जो वेस्ट निकल रहा है वो कम निकले, है ना। फिर क्या और क्या हो सकता है, इनेबल जीपीएस एंड बार कोडिंग फैसिलिटी एट कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में हम जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे और बार कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सब है बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और ई वेस्ट की बात करते हैं। ई वेस्ट क्या होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे आपका मान लो आपने मोबाइल फ़ोन लिया हुआ है ना, और मोबाइल फ़ोन अब आपका ख़राब हो गया, तो कुछ कुछ होता है ना, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन के चार्जर ख़राब हो जाते हैं, तो आप ये जब आप ये ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे, आप इसको फेंकोगे ही, है ना। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया ई वेस्ट, ठीक है। अब ये ई वेस्ट अलग से कैटेगरी क्यों है, क्योंकि भाई जो भी ये ई वेस्ट होते हैं इनमें कुछ कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि रेडिएटिव होते हैं ना, जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए ख़राब चीज़ है ना। तो उनको हमको हमको प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमें देखा होगा, पिछले साल अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो पहला ई वेस्ट क्लिनिक इंट्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, भोपाल में। तो इसका कंसेप्ट ये है ये ई वेस्ट क्लिनिक का कि जैसे मान लो आपके घरों से क्या होगा, आपके घरों से मान लो कोई फालतू का चार्जर ख़राब हो गया या आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो वहाँ पे गाड़ी लेने आएगी। जैसे अभी कचरा गाड़ी लेने आती है ना, अगर आपके शहर में आती हो तो जैसे हमारे में तो आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कचरा लेने जैसे आती है वैसे आपके ई वेस्ट को भी लेने आएगी। फिर ये ई वेस्ट यहाँ पे जाके वहाँ भोपाल का जो सेंटर है वहाँ पे जाएगा और वहाँ से फिर उसको सेग्रीगेट करेंगे या जो भी है, वहाँ से फिर ये बैंगलोर जाएगा, बैंगलोर जाके उसको रीप्रोसेस किया जाएगा। तो इस टाइप से पायलट प्रोग्राम पे भोपाल में लॉन्च हुआ है, तो ये भी याद रखना है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात कर लेते हैं, जो ई वेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अगर हम बात करें तो एक कलेक्शन बेस्ड मैकेनिज्म अप्रोच बनाएंगे, कलेक्शन सेंटर बनाएंगे जहाँ पे प्रॉपर कलेक्शन हो पाए, है ना। और ये किसके अंडर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप सोचोगे यार ये क्या क्या मतलब है इसका, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ मतलब नहीं है इसका, मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है, मान लो आप सैमसंग का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जो सैमसंग है दैट इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फ़ोन, है ना, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सैमसंग की, दैट इज़ द प्रोड्यूसर। तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस मैन्युफैक्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंश्योर ये करे, ये मान लो ये बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर फिर एंड कस्टमर को बेचेगा। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये कस्टमर, जब उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया उस फ़ोन का, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। तो ये लोग क्या करेंगे उसके लिए भाई, अपने रिटेलर और होलसेलर को कुछ डायरेक्शन देंगे कि भाई आप कस्टमर से क्या करो, कस्टमर का जब हो जाए आप कुछ कैशबैक दो उनको ताकि वो आके आपको वापस कर पाएँ, और आप मेरे को दे देना और हम उसको रीप्रोसेस करके प्रॉपरली सेग्रीगेट कर देंगे। तो ऐसे एक चीज़ हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी क्या है, फिर एक और है डिपॉजिट रिफंड स्कीम। डिपॉजिट रिफंड स्कीम वही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो मान लो रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर आपको बेच रहा है एंड कंज्यूमर को, तो डिपॉजिट रिफंड स्कीम ये चलाएगा कौन, ये क्या बोलते हैं आपका ये रिटेलर चलाएगा। तो रिटेलर क्या करेगा, जैसे मान लो मैं जाता हूँ एक फ़ोन ख़रीदने, तो मैंने फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन है मान लो 15,000 का सैमसंग का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार आप ना हम आपको 16,000 में देंगे ये फ़ोन।
क्यों देंगे 16,000 में? क्योंकि ये जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है दैट इज़ द रिफ़ंड वाला डिपॉजिट है ये। जैसे आप कहीं रेंट पे रहते हो तो सिक्योरिटी चार्ज देते हो ना, वैसे ही ये जो 1,000 रुपये है ये क्या रहेगा, ये मेरा डिपॉजिट रिफ़ंड रहेगा। तो आपका जब भी फ़ोन ख़राब हो जाए या आप उसको डिस्पोज़ ऑफ करना हो आपको, तो आप मेरे पास ले आना। मैं ये 1,000 रुपये जो मैंने आपसे लिया है इसको मैं इंटरेस्ट के साथ आपको लौटा दूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे इसके पास इंसेंटिव रहेगा कस्टमर के पास कि जब ये फ़ोन ख़राब होगा तो ये उसको वापस लेके जाएगा रिटेलर के पास, और ये फिर रिटेलर प्रोड्यूसर को दे देगा और प्रोड्यूसर अपना डिस्पोज ऑफ करेगा उसको, है ना। तो ये है डिपॉजिट रिफंड स्कीम, ठीक है, इस टाइप से होगा। उसके बाद क्या है कि पैन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसको कौन ऑथराइज़ करेगा, सीपीसीबी करेगा, और सीपीसीबी स्टेट्स को बोलेगा कि आप भी इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फिर फेज़ वाइज कलेक्शन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये जो इनिशियली कलेक्शन है, जो ई टारगेट को ई वेस्ट का जो ई वेस्ट को कलेक्ट करने का जो टारगेट है उसको हम इंश्योर करेंगे कि भाई फेज़ में हो। पहले 10% इंश्योर करेंगे कि 10% जो जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है ई वेस्ट उसको हम कलेक्ट करें, है ना, ड्यूरिंग 17-18। फिर 10% का इंक्रीज़ करेंगे ईयर ऑन ईयर विद अंटिल ईयर 2023। तो मैंने मान लो पहले स्टार्ट हुआ 10% से, फिर अगले साल 20% हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर 30% कलेक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बेसिकली, और इवेंचुअली हम 100% ई वेस्ट कलेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा विजन था इस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं। तो अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेस्ट टू वेल्थ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई वेस्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। हम कैसे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो वेस्ट टू वेल्थ का क्या मतलब हो सकता है? जो वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, जो चीज़ यूज़लेस है उसका यूज़ निकाल देना, है ना, यूज़ निकाल के उसको उससे वेल्थ जनरेट करना, वही तो होता है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ का क्या मतलब हुआ कि जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको हम कुछ ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे जिसका हम यूटिलाइज़ कर सकें, है ना, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे हम पीछे स्टबल की बात कर रहे थे, तो स्टबल एक वेस्ट प्रोडक्ट था। स्टबल से हमने क्या बना दिया, बायोमास बना दिया था, है ना। बायोमास बना के उसको हमने एज क्या यूज़ कर लिया था, उसको हमने एज फ्यूल यूज़ कर लिया था, है ना, कुकिंग फ्यूल में या फिर इंजन्स को चलाने में। तो ये क्या है, ये वेस्ट है स्टबल, और ये वेल्थ है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ रहा फ्यूल पे अब, है ना, हम बायोमास से ला रहे हैं उस चीज़ को। तो वेस्ट टू वेल्थ इज़ दिस, ठीक है। अब इसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो हम वो टेक्निक्स, अब 3-4 टेक्निक जो हैं, जितनी भी है 3 टेक्निक, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है इस टेक्निक में, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है, सिंपल है, कुछ नहीं है। प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन होता क्या है, देखो मान लो वेस्ट है, खूब सारा वेस्ट है, उसको हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस वेस्ट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे। आप देखते होगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है, करंट जब भी फ्लो करता है तो अपने साथ हीट डिसिपेट करता है। जो भी हीट है वो डिसिपेट करता है। कभी आपने देखा हो कि लैपटॉप्स का आप लैपटॉप को आप चार्ज कर रहे हो और 1-2 घंटे से चार्ज हो रहा है, तो उस चार्जर को छू के देखना, तो वो चार्जर गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होता है ना, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो अपने वो हीट रिलीज़ करते हैं। वो एनर्जी आती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, जो कि एज अ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो अब जब बहुत ज़्यादा करंट होगा, मतलब बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट है, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी ये हाई वोल्टेज का करंट फ्लो करता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। ये बहुत ज़्यादा हीट जब जनरेट होती है ना, तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मतलब इतनी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कि वो इतना हाई टेम्परेचर जनरेट करते हैं, कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो जब ये इतना हम इलेक्ट्रिक करंट इसे पास कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाता है, तो तब एक प्लाज्मा स्टेट जनरेट हो जाता है। अब इस प्लाज्मा जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है कि ये जो वेस्ट होता है, जो भी ये वेस्ट है, वो सारा का सारा सिंथेटिक गैस जो होती है, सिन गैस जिसको हम बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सिन गैस क्या होता है, सिन गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सिन गैस। तो कुल मिला के बेसिक प्रोसेस अगर मैं बताऊँ तो आपका क्या है, जो वेस्ट है उससे हम करंट पास कराते हैं, इतना हाई वोल्टेज करंट पास कराते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है हीट जनरेटेड की वजह से। और फिर जब ये 3000 डिग्री की सेल्सियस की वजह से ऊपर पहुंच जाता है तो एक प्लाज्मा स्टेट जनरेट हो जाता है। इस प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिन गैस में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या करें, अब सिन गैस, हमको तो वेस्ट टू वेल्थ करना है ना, तो जो हमारी सिन गैस है ये जो है ये हमारी वेल्थ है। वेल्थ क्यों है, क्योंकि सिन गैस का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हम सिन गैस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज़ हो सकता है ये, इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग द सीमेंट ऑल्सो।
तो रेजिडुअल ऐश कैन बी मिक्स विद सीमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसाइकल्ड ब्रिक्स फॉर यूसेज इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको हम सीमेंट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिन गैस जो है उससे हम टरबाइन चला सकते हैं और टरबाइन चला के हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हम वेस्ट से वेल्थ बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, बायोगैसिफिकेशन का। अब बायोगैसिफिकेशन क्या होता है, बायो वर्ड आ गया तो जहाँ भी बायो वर्ड आ गया तो आप समझ लो वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन टाइप का, ऑर्गेनिक वेस्ट टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें बायोगैसिफिकेशन में क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, जो डिग्रेड हो जाता है, जिसको बैक्टीरिया और ये सब जो फंगी वगैरह होते हैं जो डिकम्पोज कर पाते हैं, वो वाला जो वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक इन्वायरमेंट में उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिकम्पोज करते हैं और फिर उससे क्या मिल जाता है हमको, बायोगैस। तो बेसिकली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम बायोगैस बना देते हैं, उससे बायोगैस मिल जाती है। अब बायोगैस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, बायोगैस कुकिंग फ्यूल में यूज़ हो सकती है, गैस इंजन्स में यूज़ हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। और एज अ स्लरी, जो स्लरी आती है बायोगैस प्लांट की, वो मैन्योर बनाने में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो जो मैन्योर होगा वो ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज़ हो सकती है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इस टाइप से हमने वेस्ट को वेल्थ बना दिया, है ना। उसके बाद अगला है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या करते हैं, पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, जो पॉलीमर वेस्ट होता है, जो पॉलीमर्स होते हैं, बेसिकली पायरोलिसिस पॉलीमर्स का होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, खूब बड़े बड़े चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनेरोबिक इन्वायरमेंट में अगेन। और एक प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन को करने के लिए। तो फिर क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, तो इस पॉलीमर वेस्ट को हीट करते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाता है, पायरोलिसिस ऑयल मिल जाता है। अब ये पायरोलिसिस ऑयल का यूज़ क्या है, सिन गैस भी मिलती है, नॉन कंडेंस सिन गैस भी मिलती है। तो ये जो सिन गैस निकली इससे और ये जो पायरोलिसिस ऑयल निकला, ये हीटिंग पर्पस में यूज़ होता है। और जो इससे रेजिड्यू निकलता है ना, जो भी ये रेजिड्यू चार्ज निकलता है, इसको हम बायोगैस की स्लरी के साथ मिक्स कर सकते हैं और ब्रिकेट्स के प्रोडक्शन में ये यूज़ होता है। तो ये हो गया पॉलीमर के बर्निंग से जो अपना वेल्थ जनरेट हुआ, है ना। तो ये हो गया अपना पायरोलिसिस टू वेल्थ, मतलब वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।